हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आपको क्वेश्चन से और अभिक्रिया देख के ही समझ में आ जाएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। तो मैग्नीशियम को जब रखा जाता है गोल गोल शेप में, आप चित्र से ही देख रहे हैं, जब इस तरह से गोल गोल राउंड करके रखा जाता है तो उसे रखते हैं तो वो क्या ऐसा परिवर्तन कर लेता है रिबन कि उसमें परत जम जाती है। तो हम जानेंगे। तो मैग्नीशियम एक बहुत ही क्रियाशील, अभिक्रियाशील या क्रियाशील एक ही बात है, अभिक्रियाशील धातु है। और जब इसे संग्रहित किया जाता है यानी स्टोर किया जाएगा तो ये क्या करती है? ऑक्सीजन से संयोग कर लेती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लेती है? परत बना लेती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत कैसी होती है? स्थायी होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रियाशील क्रिया को क्या करती है? रोकती है। और जैसे ही अब हम इसको जला रहे हैं, रिबन को देख रहे हैं आप चित्र में, तो क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं। साफ करते हैं तो हाथ से साफ नहीं, रेत पेपर या रेत कागज होता है, उस रेत कागज से इसको साफ किया जाएगा। उसके बाद ही क्या करते हैं? मैग्नीशियम धातु को जैसे ही जलाते हैं तो वो तुरंत ही जलने लगती है, यानी हमें पहले उसे साफ करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि मैग्नीशियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है, उसमें ऑक्सीजन की परत जम जाती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत कहलाती है, जो स्थायी होती है। अब इस परत को हटाते हैं यानी रेत पेपर से साफ करते हैं और साफ करने के बाद जब इसे जलाया जाता है तो ये आसानी से जल जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, उसको संतुलित करना है। तो आपको हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दिया है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना, तो क्या? तो हमें सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, बेरियम सल्फेट, इनके फॉर्मूले बनने चाहिए। जब आपसे फॉर्मूले बनेंगे तभी आपसे संतुलित करते बनेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूले में मान रखा। और दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में जो अभिक्रिया करने वाले कारक और उत्पाद जो बनेंगे, दोनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो देखते हैं हम, हाइड्रोजन किससे कर रहा है? क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, तो H2 गैस है और क्लोरीन भी गैस है। अब ये दोनों आपस में हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनाएंगी, वो जो बनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस, वो भी गैस है। तो आप देखिए H2 के 2 मॉलिक्यूल्स थे, क्लोरीन के भी 2, जो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ नहीं है, ये कहलाएगी गैस, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए किस तरह से बनता है। तो आपकी क्रिया में बिल्कुल एक से समान संख्या होनी चाहिए, जितने अपन ने एलिमेंट लिए हुए हैं उतने ही निकलना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है तो बेरियम सल्फेट बनता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो आप देखिए बेरियम क्लोराइड में हमने BaCl2 के जो है 3 मॉलिक्यूल्स लिए, Al2SO4 जो है उसके एक ही मॉलिक्यूल से, उसमें Al के 2 और SO4 के 3 हैं। तो आप देखिए बिल्कुल सही संतुलित हो रही है। BaSO4 थ्राइस सामने लिखा हुआ है और प्लस करके AlCl3, तो Al भी अपने पास 2 है, Cl जो है वो 6 है, तो 3 दूनी कितना होगा? 6 होगा। तो इस तरह से बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा तो संतुलित होगा। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है? तो उस पदार्थ X का नाम बताना है, उसका सूत्र बताना है। दूसरा है कि लिखे पदार्थ X की जल के साथ क्रिया हो तो क्या होगा? तो हम जानेंगे कि X पदार्थ है क्या। तो पदार्थ X का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaO। याद रखना, X पदार्थ जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो क्या अभिक्रिया देगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा चूना। और जल
जैसे ही जल क्रिया कर लेता है तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, यानी जो हम मार्केट से लाते हैं तो वो क्या है, चूना। तो वो चूना जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है, वो जल से क्रिया करता है। जैसे हम जल डालते हैं तो छन्ने से आवाज़ आती है, तो जो बन जाता है वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये आपके दोनों आंसर हुए। जो एक्स पदार्थ था उसका सूत्र होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रियाकला 1.7 है, उसमें एक दिया है कि परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताना है। तो देखिए, जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है, इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे परख नली उत्पादित गैस की मात्रा से कैसी होगी, दुगनी होगी, क्योंकि यह गैस कैसी होगी, हाइड्रोजन होगी। हाइड्रोजन गैस का 2 भाग होते हैं और ऑक्सीजन का क्या होता है, 1 भाग होता है, H2O। तो H2O उससे ही समझ में आ रहा है हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 मॉलिक्यूल्स। तो एक परख नली में जो मात्रा होगी 1 क्वांटिटी में होगी और दूसरी की कितनी होगी, 2 क्वांटिटी में मात्रा प्राप्त होगी। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। यानी जब लोहे की कील है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया तो विलयन का रंग क्यों बदल जा रहा है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जैसे डाल देते हैं हम, तब लोहा मतलब आयरन, तो दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देगा वो, और कॉपर सल्फेट क्या कर देगा, उसके विलयन में विस्थापित करता है तो फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर मुक्त हो जाता है। और जैसे ही कॉपर मुक्त होगा तो जो विलयन है उसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आपको अभिक्रिया याद रखनी है। Fe मीन्स आयरन होता है। आयरन को जैसे हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो Fe सल्फेट से क्रिया कर लेता है तो FeSO4 बना है और कॉपर अलग हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभिक्रियाओं में विलयन का जो रंग है वो परिवर्तित होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसका उदाहरण देना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जब हमें 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, जैसे द्विविस्थापन, देखो ट्वाइस KBr है यानी पोटेशियम ब्रोमाइड है, BaCl2 से क्रिया करता है, BaI बेरियम आयोडाइड से क्रिया करता है। तो आयोडीन किस से क्रिया कर लेता है और पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है, और Ba मतलब बेरियम ब्रोमीन से क्रिया करता है तो बेरियम ब्रोमाइड बन जाता है। तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन कहलाती है, दोनों में विस्थापन हो रहा है, तो ये क्या करा रहा है, द्विविस्थापन यानी डबल ट्रांसफरेशन, तो ये कहलाएगा अब श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा क्योंकि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे क्योंकि श्वसन जो है वो ग्लूकोज का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण हो रहा, और जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे बड़ी मात्रा में क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और उस ऊष्मा उत्पन्न होने से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी। तो देखिए C6H12O6 जो है कार्बोहाइड्रेट है जो हमने भोजन ग्रहण किया, हमारे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण की गई यानी 6CO2। ये 6O2 जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस छोड़ते हैं और जल बनता है और ऊर्जा। तो हम श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो जल है हमारे जितना भी यूज़फुल है वो शरीर में चला जाता है और यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो ऊर्जा है वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स के द्वारा उपयोग की जाती है। तो श्वसन इसीलिए कहा गया है कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसके दौरान उत्पन्न ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर के द्वारा उपयोग की जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जा रहा है? तो उसका समीकरण बताना है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। देखिए, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के कैसे हो रही है, विपरीत, संयोजन यानी जुड़ना और वियोजन यानी टूटना।
क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। CaO जल से क्रिया कर ले रहा और CaO जल से क्रिया कर रहा है तो बन जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अभिक्रिया योग हो गई। तो योग हो गई, इसका अर्थ ये बता रहा है कि ये कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। अब हम जानेंगे कि वियोजन क्या कहलाती है और विस्थापन। तो अब विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या कहला रहे हैं, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसको यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है, यानी कोई भी तत्व जैसे कैल्शियम सल्फेट है जिंक से क्रिया कर रहा है, तो जैसे ही जिंक से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है। तो जिंक सल्फेट और जो कॉपर बना वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉपर सल्फेट किससे कर रहा है, जिंक से क्रिया कर रहा है, तो जिंक सल्फेट से क्रिया कर लेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर मुक्त हो जाएगी। तो ये कहलाती है विस्थापन, यानी विस्थापित करना। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे Na2CO3 सोडियम सल्फेट होता है, बेरियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है, तो इसमें दो दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं और बन रहे हैं। एक बन रहा है बेरियम सल्फेट, Na2SO4 बेरियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है तो बेरियम सल्फेट बन रहा है, और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन रहा है। तो ये कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब डबल विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होगा तो याद रखना वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें Na2SO4 से क्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड से, तो बनेगा आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर के शोधन में, यानी सिल्वर का जब शुद्ध किया जाता है तो वो सिल्वर का शोधन कहलाता है। तो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो उस प्रक्रिया का क्या करना है, अपन को समीकरण बताना है। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कॉपर से क्रिया कर रहा है, तो जैसे ही कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो वो नाइट्रेट से क्रिया करेगा और बना लेगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को मुक्त कर देगा। सिल्वर मीन्स चांदी, तो चांदी की जो परत है वो ऊपर गोल गोल की परत जम जाती है और सिल्वर मुक्त हो जाता है। अगला है अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण बताना है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होते हैं। अविलेय का अर्थ होता है जो घुलते नहीं हैं, अविलेय हैं, तो वो कहलाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। आप रासायनिक सूत्र से देखिए, Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड डाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है अवक्षेपण, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट ने कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया की तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, तो ये क्रिया कहला जाएगी आपकी अवक्षेपण। तो आपको रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उपचयन और अपचयन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अपचयन उपचयन। अब ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो अगला अपना है उपचयन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है, ह्रास, और ऑक्सीजन का योग। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो बन जा रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है, तो यही कहलाएगा आपका उपचयन। तो आपको याद रखना है, मैग्नीशियम में जब या किसी भी धातु में जब ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बता रहा है, सिर्फ केवल ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने की जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी आपकी उपचयन अभिक्रिया। अगला है अपचयन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा, अभी ऑक्सीजन जुड़ा था, अब ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है तब उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। आपको ये परिभाषाओं को अच्छे से याद करना है लिखकर, क्योंकि आपसे ये परिभाषाएं और रिएक्शन पूछी जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जा रहा है।
इस तत्व X का नाम बताना है और जो बना काला यौगिक उसका नाम बताना है। तो जो भूरे रंग का जो तत्व X है वो है कॉपर। जिस कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है उस कॉपर को गर्म करने पर हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होगा। तो कॉपर को जैसे ही गर्म करते हैं तो जैसे ही गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो वो कॉपर ऑक्साइड का जो रंग है वो कैसा होता है? काला होता है। तो आपको याद रखना है वो भूरे रंग का तत्व X जो है वो कॉपर है और जो बना हुआ काले रंग का जो यौगिक है वो है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आपको ये समीकरण लिख के तैयार करना है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं, क्यों करते हैं पेंट? अगर ना करें तो क्या होगा? तो आइए जानेंगे। लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है क्योंकि उनमें जंग लगने से बचाना होता है। अगर जंग लगेगा तो उसका धीरे धीरे क्षरण हो जाएगा और जब क्षरण हो जाएगा तो वो चीज़ें जो धातुएं हैं वो खराब हो रही हैं और जब खराब होंगी तो वो यूज़फुल नहीं होंगी। तो पेंट करने पर नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है, इसीलिए हमें उसको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं? पेंट कर दिया जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में को नाइट्रोजन प्रभावित क्यों किया जाता है? हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो क्यों नहीं डालते, नाइट्रोजन ही क्यों डाल रहे हैं? तो आइए देखेंगे। खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाली थैलियों में ऑक्सीजन हटा देते हैं, ऑक्सीजन नहीं डालते हैं। कौन सी गैस डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं। जैसे ही उसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है ताकि उनका उपचयन ना हो सके, अगर उपचयन हो जाएगा तो जो भी चीज़ें हैं वो स्टोर करके रखी हुई हैं पैकेटों में, वो चीज़ें स्मेल देने लगेगी और स्मेल के कारण वो क्या हो जाएगा? खाने योग्य नहीं होगा। इसीलिए वो खाने योग्य रहे और अधिक समय तक उसको संग्रहित किया जाए तो उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। आपको बताना संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है। तो संक्षारण का मतलब ही आपको इजी वे में समझ में आ रहा है। संक्षारण मतलब जंग लगना, यानी जब कोई धातु अपने आसपास आम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जैसे लोहा ही है, अब भी हमने देखा, जैसे उसके संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होने लगती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, जिसे हिंदी की भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। तो चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर जो हरी रंग की परत जम जाती है तो वो संक्षारण ही कहलाता है। हम जो तांबे का लोटा है अच्छा मांज के साफ करते हैं और कुछ दिनों बाद देखते हैं वो उसमें भूरी भूरी रंग की परत जम जाती है, तो वो क्या परत है? वो वायु के संपर्क में आया। जैसे वायु के संपर्क में आ जाता है तो उसमें जो है वो हरे रंग की परत चढ़ जाती है और वो हमें गंदा दिखाई देने लगता है। तो ये क्या होता है? आपस में धातुओं का क्रिया करना होता है, क्योंकि धातुएं धीरे धीरे क्या हो रही हैं? क्षय हो रही हैं। देखिए हम रिएक्शन देखेंगे। Fe आयरन है, आयरन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, जल से क्रिया कर रहा है, Fe2O3 बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। NH2O का अर्थ होता है जल के कितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो याद रखना है आपको, आयरन लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है, तो Fe2O3.NH2O बनता है। तो आपको इस समीकरण को याद करना है। संक्षारण की प्रक्रिया का समीकरण दीजिए तो आपको इसी समीकरण को लिखना है और लिखकर तैयार करना है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे, है अपना विकृत गंधिता। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, विकृत गंधिता। विकृत का मतलब है जो खराब हो जाए, गंधिता मतलब स्मेल। जब स्मेल आने लगे, खराब हो जाए वस्तुएं, तो क्या कहलाएगा? वो विकृत गंधिता। हम आंसर अब समझेंगे। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक, ये जितनी वसा युक्त या तेलीय चीज़ें हैं, जैसे मान लो चिप्स हो गया और भी नमकीन हो गया, इनको बहुत दिनों तक स्टोर करना है, पैकेटों में पैक करना है, तो लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें तेल और वसा है, उपचयित होकर क्या कर देते हैं? स्मेल दे देते हैं, तो विकृत गंधिता हो जाती है। जैसे मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसके स्वाद और गंध में क्या हो जा रहा है? परिवर्तन आ जा रहा है।
तो वो जो परिवर्तन हुआ वही परिवर्तन क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। यानी जब हमारे खाने की चीज़ों में स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है, तो वही प्रक्रिया कहलाती है विकृत गंधिता। तो हमने आज इतने क्वेश्चंस को जाना। आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट करिएगा। इस प्रकार आज हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया के सारे महत्वपूर्ण आंसरों को किया। यदि आपने इन आंसरों को बहुत अच्छे से नोट किया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसी प्रकार हम अगले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs पढ़ेंगे। तो आज की वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।